from Smithsonian and going to a British university. So what did you learn like from these two sort of sides all together? मुझे लगता है मैं दो किस्म के लोगों को जानता हूँ. एक होते हैं जिन लोगों को बस पता होता है वो क्या करना चाहते हैं, वेरी अर्ली ऑन, मे बी नॉट फर्स्ट ईयर बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो अपनी अलाइनमेंट कर लेते हैं कि मैंने अपने गोल तक कैसे पहुंचना है. और कुछ होते हैं जो कहते हैं यार मेरी लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में या फैसलाबाद, गुजरांवाला में जिंदगी इतनी टाइट थी कि अब तो मैं बस ना खुश रहना चाहता हूँ. मेरा तो ख्याल है नौकरी लेना ना यूके में इज लेस अबाउट अकल एंड मोर अबाउट ग्रिट. कि आपने 100 जगह अप्लाई करना है, आपने अपने दिल को खराब नहीं करना कि यार इसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने भी कर दिया, मेरा दोस्त तो शायद मुझसे इतना अक्लमंद नहीं है लेकिन वो भी पहुंच गया. और आपने फिर उस सिस्टम को समझना है. JP Morgan's का जो one of the most important unit, you worked there. What did you learn about the world economy या like जो money है? Traders जो है ना, they are the most valued commodity in investment bank, and those conversations don't happen without heads of states, heads of DFIs. You know, the room is very open. I've seen those conversations where JP Morgan would have like a really fancy apartment in central London जहाँ पे serious meetings होती हैं, उस दफ्तर में नहीं हो सकती. Where is Pakistan like उसका standing in terms of the climate change, especially when you go abroad? So आप सोचें कि आपने दुनिया का शायद AI के साथ साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिया है और आपने एक इंसान जिसने इस पे कोई रिसर्च नहीं की हुई, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं की, आपने उसे जाके बैठा दिया कि जाके दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में पैसे क्यों आने चाहिए. उसमें आपको क्या लगता है कि अभी भी कहाँ है जगह बहुत ज़्यादा काम करने की? कोर अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो उन 3 सेक्टर्स में जो मैंने आपको बोला है, मोबिलिटी, रिन्यूएबल, टेक, स्मार्ट एग्री, 4 सेक्टर्स कर लें. बट इफ यू आर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम स्क्रैच, Miguel, thank you so much for taking the time out. काफ़ी आधी पॉडकास्ट आई थिंक हमारी वैसे कमरे में बैठ के ही हो गई है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग आप काम कर रहे हैं. बट मुझे थोड़ा सा आई थिंक मे बी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम योर अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड कि वेयर आर यू फ्रॉम, पढ़ाई आपने क्या की, वहाँ से फिर लंदन गए आप, फिर वापस आए एंड देन लाइक यू आर डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. उसमें हम आखिर में आते हैं, बट लाइक मे बी टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. अच्छा, पहले तो आई थिंक यहाँ आना भी इज अ बिट ऑफ अ फैन बॉय मोमेंट बिकॉज मैं बहुत रेगुलरली सुनता हूँ जो आप कर रहे होते हैं. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द इन्विटेशन. मेरा बैकग्राउंड ये जी कि यू नो लिव माई लाइफ इन लाहौर और फिर मैं इंग्लैंड चला गया. आई डिड एन इंजीनियरिंग डिग्री. लाहौर में क्या पढ़ाई की आपने? लाहौर में बस A levels O levels किया जी. मैं HSN में था, फिर मैं इंग्लैंड चला गया. ये बात सही है कि Smithsonian जो है वो मुल्क चलाते हैं? चल रहा है तो सही तो नहीं चल रहा है तो पता नहीं. आई होप आई एम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम. उसके बाद भी वॉरिक चला गया, वहाँ पे इंजीनियरिंग की, बट इंजीनियरिंग को सर पैर समझ नहीं आया तो फिर चला गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. JP मॉर्गन में लंदन में रहा सेल्स ट्रेडिंग डेस्क पे कुछ साल. फिर बस वालिद साहब ने कहा कि वापस आ जाओ, काफ़ी हो गया. तो came back to this family business ecosystem. Did that for a few years and then decided to kind of go and learn a bit more. Then I went to Oxford for my MBA और वहाँ से थोड़ा मेरा ज़रा क्लाइमेट का सफ़र शुरू हुआ और बस तब से जी पोस्ट ऑक्सफोर्ड आई हैव बीन हियर वर्किंग इन द क्लाइमेट फाइनेंस स्पेस, ट्राइंग टू डू व्हाट वी कैन. आपने पूरा जो इंट्रोडक्शन है कुज़े में जो है ना बड़ी जो ज़बरदस्त तरीके के साथ बंद किया. बट मुझे थोड़ा सा लाइक गोइंग बैक टू योर टाइम इन लाहौर, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उस टाइम क्या प्लान था? लाइक वाज देयर अ प्लान टू डू कुछ या बस वो जो गो विद द फ्लो वाला सीन था? आई थिंक जी मैं वैसे एक ओरिएंटेशन वाइज एक प्लानर हूँ, बट आई थिंक जो सीखा है ज़िंदगी में वो ये है कि अल्लाह की तरफ से कुछ और ही सिस्टम चल रहा होता है. तो आई ट्राई टू काइंड ऑफ मेक डू विद व्हाट्स कमिंग अप. आई थिंक इंग्लैंड जाना फॉर अंडरग्रेड वाज ऑलवेज अ प्लान. क्या करना था was a bit of a debate in the household because I wanted to do politics, right? And my dad was like, we don't have unending zameenein or a bunch of cigars to give you, so you're not doing politics. And but why do you want to be in politics? I just think I think there's a lot that's not right with the country. And I think even today you can think of a lot of things across the ecosystem. And I think, at a certain level of privilege, you have a responsibility to, do something better. और मेरा एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ ये रहा है कि सिंगापुर इज़ माई आइडियल इन टर्म्स ऑफ हाउ देव ट्रांसफॉर्म्ड देयर कंट्री, राइट? एंड दे हैड दिस वन लीडर एंड अ ब्यूरोक्रेसी एंड अ पॉलिटिकल लाइनअप दैट कंप्लीटली चेंज देयर फेट. उनके पास तो कोई रिसोर्स नहीं, उनके पास तो पानी तक नहीं है, राइट? सो मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी शायद वो चीज़ है और जुडिशरी जो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, और हमारा जो टैलेंट पूल है ना वो उस तरफ जाता ही नहीं है बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस जो शायद फैमिली ओरिएंटेड हो, इंसेंटिव अलाइन ना हो, इकोसिस्टम मुश्किल है. तो मेरा बस पुश था कि मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, बट आई थिंक अब तो ज़िंदगी ने एक फ़र्क रुख ले लिया, तो अब चल रहे हैं. आपने A levels यहाँ से किया जी, और फिर बैचलर्स के लिए यू वेंट टू UK, राइट? जी. और वो किस ईयर में गया? सो आई वेंट 2013 to 16. It was a course called Engineering Business Finance. वहाँ भी मैंने इंजीनियरिंग से जान छुड़ाने की कोशिश की. बेसिकली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कार्स, और वॉरिक मेरा USP ये था कि जैगुआर लैंड रोवर की मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटी ऑन कैंपस है.
तो मैं तो बस होता था कि यार नई रेंज रोवर बन रही है उस जमाने में जो आजकल नजर आ रही है सड़कों पे, उस वक्त डेवलप हो रही थी. सो यू नो माय प्रोफेसर्स वर डूइंग दैट, आई वाज लुकिंग इनटू इट, सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. कैंपस लाइफ थी, बड़ा एक अच्छा वक्त गुजरा. आप भी यू नो यूके में रहे हैं, आपने वो सब कुछ देखा है. तो आई एम अ बिग यू नो लवर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इट्स लिविंग इन जनरल. और आई थिंक वापस आना जब आया बड़ा मुश्किल था, बट आई थिंक जब एक लाइफ डिसीजन मेक कर लेते हो फिर यू नो यू हैव टू डू व्हाट्स बेस्ट. And when you went there, again like going from HSonian जहाँ एक आपको elitish good जी. school overall and going to a British university. जी. So what did you learn like from these two sort of you know sides altogether in a way different but not really as well? अच्छा मुझे नहीं पता मैं वैसे कितना कैंडिड हो सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, लेकिन मुझे लगता है मैं 2 किस्म के लोगों को जानता हूँ जो यू नो लाहौर से या इस्लामाबाद या कराची से जाते हैं यूनिवर्सिटी. एक होते हैं जिन लोगों को बस पता होता है वो क्या करना चाहते हैं, वो वेरी अर्ली ऑन, मे बी नॉट फर्स्ट ईयर बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो अपनी अलाइनमेंट कर लेते हैं कि मैंने अपने गोल तक कैसे पहुंचना है. और कुछ होते हैं जो कहते हैं यार मेरी लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में या फैसलाबाद गुजरांवाला में ज़िंदगी इतनी टाइट थी कि अब तो मैं बस ना खुश रहना चाहता हूँ. और वो 2 बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं. एंड आई थिंक हमारे सोशल सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं जिस वजह से एकदम से कुछ लोगों को फ्रीडम मिलता है, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ नेगेटिवली लेते हैं. हो सकता है कि मैं भी उस पार्ट में हो सकता था जो ज़रा नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन आई थिंक व्हाट आई गिव माय पेरेंट्स क्रेडिट वाज दैट फॉर द 2 years बिफोर यूनी दे सेंट मी फॉर समर स्कूल्स. सो वो जो एक था कि यूनिवर्सिटी कैसी होती है, अकेले कैसे रहना है, कपड़े कैसे खुद धोने हैं, हिसाब लगाना है कि खाना कितने का खरीदना है, वो मेरा थोड़ा सा हो गया था. और समर स्कूल आल्सो इन यूके. इन द यूके. ठीक है. सो वो कल्चरल सिस्टम के यार कैसे ट्यूब यूज करनी है, बस यूज करनी है, यू नो, तो वो सब कुछ हो गया. तो यूनिवर्सिटी जाना वाज़न्ट अ सरप्राइज. शायद वो था कि यार अब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में फिट होना है. और मैं तो जेन्युइनली सबको ही कहता हूँ कि मुझे लगता है इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड ए लेवल्स वाज द हार्डेस्ट टाइम. ओके. बिकॉज ए लेवल्स में इतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई करनी पड़ती है ना आखिरी 6 महीने, वो यूनिवर्सिटी में मुझे नजर नहीं आती. और वो वैसे भी आपके स्केड्यूल्स इतने टाइट नहीं होते. यहाँ पे तो एक लाहौर में तो एचएन में शायद मेरी जिंदगी ऐसी थी, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी की थी कि पहले स्कूल जाना है, फिर एचएन में स्पोर्ट्स खेलनी है, उसके बाद ट्यूशन जाना है. तो एक्चुअली फ्रैंकली आपका वर्क डे फ्रॉम 7 AM to 7-8 PM बन जाता था. वो तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी होती है जब आपकी याशी लगी होती है. तो वो इंटेंसिटी जो एचएन से आई थी उससे काफ़ी लो इंटेंसिटी थी वहाँ पे. तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया. और एक्चुअली इफ़ यू आर कंफर्टेबल गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कि यार मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ बिरयानी नहीं खानी, लेकिन मैंने हर डायस्पोरा के लोगों को मिलना है, मैंने उनके साथ ट्रैवल करना है, मैंने उनसे कल्चरल सीखनी है, उनकी फैमिलीज़ को मिलना है, तो आपको बहुत सा कुछ सीखने को मिलता है. तो मेरे लिए तो वॉरिक वो था कि नॉट एज एन इंटेंस पीरियड बट यू नो लर्नड अ लॉट ऑन द नॉन एजुकेटिव साइड ऑफ थिंग्स. और कितने पाकिस्तानी कितने थे आपकी लाइक क्लास में? वॉरिक में तो बहुत बंदा होता है जी. वॉरिक इज अ वेरी प्रो पाकिस्तानी. और इंजीनियरिंग के लिए तो इंजीनियरिंग बिजनेस प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बिजनेस स्कूल फुल था. इंजीनियरिंग में जी मेरे साल में हम 3 थे, बट एवरेज यही था कि हर साल 3-4 आते थे. तो टोटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में 10-15 आपको पाकिस्तानी मिल जाते थे. अंडर ग्रेड में एडमिशन थोड़ा कदरे मुश्किल भी होता है उस वैसे. तो पोस्ट ग्रेड में तो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज. एंड आई थिंक द वॉरिक पाकिस्तान ऑफिस इज दिस लेडी कॉल्ड साइमा असगर. आई गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज़ शी सेट अप द होल इकोसिस्टम. उन्होंने वॉरिक और पाकिस्तान की इंटरेक्शन इतनी पॉजिटिव रखी है. कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तानियों को बुरी नज़र से नहीं देखती. वहाँ का जो सफ़र है, अब जैसे अगले हफ्ते आई एम सपोज टू डू एन इवेंट विद वॉरिक वेयर वी आर हेल्पिंग द न्यू इंडक्टीज. सो अब देखिए मई है, उन्होंने अगस्त में जाना है, लेकिन अभी से हम उनको हेल्प करें कि तुम्हारा खाना कहाँ होना चाहिए, तुम्हारा बजट क्या होना चाहिए, तुमने रहना कहाँ है. तो कुछ पाकिस्तान ऑफिस जो एक्टिव होते हैं फिर वो इंश्योर करते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ जाए. और वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम ऑफ हेल्पिंग ईच अदर था. मतलब अगर एक बच्चे की पीडब्ल्यूसी में नौकरी लग गई है ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि उसने अगले 6 बंदों के ना टेस्ट पास कराना है किसी ना किसी तरह. सो वो एक बड़ा कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम था जो मुझे अक्सर यूनिवर्सिटीज में नजर नहीं आता. एंड व्हाट डिड यू लर्न प्रोफेशनली फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूके अगेन कंपेयर टू एचएसओनियन? उस तरह लाइक ये वाला जो इकोसिस्टम है, लाइक प्रोफेशनली इज इट लाइक मोर ऑफ अ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ how you learn about things, how you learn about world, how you learn about, I don't know, like culture day to day? I think that's a question that's very dependent on yourself. और मैं HSN लाइफ के बारे में भी कहूँगा. मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जो कहता है कि सिर्फ HSN जिंदगी में जाना चाहिए और सिर्फ वही स्कूल है. आई थिंक कि HSN के बहुत से फ़वाइद हैं and I still feel them. I think the access to sports, the networking, the exposure you get locally and internationally, generally the ecosystem is very conducive if you are a certain type of personality. For another type of personality, and HSN can also be a space where you are bullied and have a very rough time. So it's very dependent on the personality. And I think that's how parents should make that call in terms of if HSN is, you know, the holy grail or not. और मैं बाहर जाने के भी कहूँगा कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जी जिनका था कि यार मैं 3 साल चिल करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी दोस्तों के साथ खुश हूँ, which is, you know, I don't think of that negatively, but I think कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है.
अब मतलब मैं जब उधर क्रिकेट खेलता था तो जी हमारा टूर टू वेस्ट इंडीज़ था. आई वेंट टू बारबेडोस. अब इंटरनेशनली आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम मतलब इज़ वर्स देन द पाकिस्तानी टीम राइट नाउ. बट आई स्वेयर टू यू, आई हैव नेवर सीन फास्टर बॉलिंग इन माई लाइफ. उनका हर बॉलर की मैं वेस्ट तक आता था मेरी हाइट, और बॉलिंग ऊपर ऊपर से जा रही थी, और इतने खूबसूरत आइलैंड और इतने हॉस्पिटेबल लोग कि वो एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं वारिक के बगैर कभी नहीं कर सकता था. मतलब जहाज में जाना, टीम में किट होके, बसों में ट्रैवल करना फ्रॉम वन स्टेडियम टू द नेक्स्ट, having meals together, spending days together. And I was the only Pakistani in that whole lineup, right? So it's a great experience. और मेरी आज भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट दोस्तियाँ हैं लेट्स से गोरों से हाइपोथेटिकली, वो उन लोगों से ही हैं जिनके साथ मैंने 10-12 दिन एक रिमोट आइलैंड पे गुजारे हैं. तो मैं यही सबको हमेशा पुश करता हूँ कि सही है, पढ़ो ज़रूरी है, एक सर्टन ग्रेड पॉइंट एवरेज ज़रूरी है. उसके मतलब जैसे इंग्लैंड में आप भी पढ़ें 2-1 आती है, फर्स्ट आती है, ये वो. मेरे ख्याल में 2-2 ना लाना, क्योंकि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी. लेकिन 2-1 और फर्स्ट में मुझे खास फर्क नहीं नजर आता जब मैं एम्प्लॉयबिलिटी की देखता हूँ अपने मैट्रिक्स लोगों के बारे में. सो मैं ये लोगों को कहता हूँ कि एक सर्टन ग्रेड पॉइंट एवरेज रख के एक्सप्लोर करो लोगों को, दुनिया को, और अपने बजट को भी कि यार मैं जा सकूं क्रोएशिया वीकेंड के लिए. इजी रायन एयर की फ्लाइट शायद 20 पाउंड की, और आप जा सकते हो. हाँ, वहाँ तो आई थिंक किसी और मुल्क में जाना है प्रॉब्ली यहाँ से लाहौर की ट्रिप से भी सस्ता पड़ जाता है. 110%. अभी मैं स्पेन से होके आया हूँ जी, मैं लंदन में था. इट वाज अ 70 पाउंड टिकट. So that's what 25,000 rupees. अब मेरी जो गाड़ी का फ्यूल है लाहौर इस्लामाबाद रिटर्न वो ज़्यादा है. अब तो टोल भी उन्होंने शायद महंगा कर दिया. तो so I think 100%. अच्छा, so बैचलर्स आपने कर लिया, उसके बाद प्लान क्या था कि बैचलर्स करके क्या करना है? उसके बाद जी बस डायरेक्शन ये थी कि नौकरी करनी ज़रूरी है. पाकिस्तान ऐसे नहीं आना, एक्सपीरियंस लेना है, समझना है कि दुनिया कैसे ऑपरेट करती है. एंड आई थिंक माई फैमिली, माई सेल्फ, ऑल ऑफ अस वर अलाइन्ड विद दैट आइडियोलॉजी. अब यूके में आप भी उस वक्त थे, एक मसला था कि अनलेस आप कंसल्टिंग या ऑडिट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे थे, वो स्पॉन्सर ही नहीं करते थे पाकिस्तानी को, राइट? तो फिर मतलब मैं जो मर्जी करना चाहूँ, आप जर्नलिस्ट बनना चाहें, अगर आपको वीज़ा ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं उस बात का, राइट? तो फिर मेरी इंटर्नशिप लग गई जी एक हेज फंड में. हेज फंड में काम किया, बड़ा मज़ा आया. इंटर्नशिप मिली कैसे? बिकॉज आई थिंक दिस इज ऑल्सो सच अ बिग, आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों की ख्वाहिश एक तरह की, जस्ट टू गेट द इंटर्नशिप इन द हेज फंड. लाइक डिड यू अप्लाई प्रॉपर्ली या नहीं? बिल्कुल अप्लाई किया, दिन रात लगा के लिंक्डइन पे लोगों को रैंडम मैसेजेस किए. मेरा तो ख्याल है नौकरी लेना ना यूके में इज लेस अबाउट अकल एंड मोर अबाउट ग्रिट. कि आपने 100 जगह अप्लाई करना है, आपने अपना दिल को खराब नहीं करना कि यार इसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने भी कर दिया, मेरा दोस्त तो शायद मुझसे इतना अक्लमंद नहीं है लेकिन वो भी पहुंच गया. और आपने फिर उस सिस्टम को समझना है. जैसे ओ लेवल्स है ना, लोग उसकी टॉपिकल पढ़ने लग जाते हैं रटे लगाने के लिए. मुझे यूके का जॉब मार्केट वैसा ही लगता है. पीडब्ल्यूसी का एक ही साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो हर साल आता है. ईवाई का उससे 19-20 फर्क है. फिर मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स का एक ज़िरफ फर्क किस्म का तरीका है. लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री एंड यू अंडरस्टैंड देयर टेस्टिंग स्टाइल एंड देयर इंटरव्यूइंग स्टाइल, इट्स ऑल अबाउट ticking the boxes. So मैंने भी वारिक में, जब मैं पाकिस्तान सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जी जिस पे फोकस ये था कि हमने नौकरियां लगवानी है एक दूसरे की. और उस साल वी हैड द हाईएस्ट इनटेक फ्रॉम पीडब्ल्यूसी फॉर पाकिस्तानीज. Why? Because I got in, 2-3 other people got in. We understood कि यार ये 30 सवालों का क्वेश्चन सेट है जो इंटरव्यू पे आना है, ये 50 सवाल हैं जो डेटा सेट में आने हैं, और उससे पहले जो ऑटोमेटेड आंसर्स हैं वो होने क्या हैं. हम चीटिंग नहीं करा रहे थे, हम लोगों को समझा रहे थे कि यार ये बुक्स हैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, $100 का खरीदो और इसको ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे तुम केमिस्ट्री का एग्जाम देना जा रहे हो. और जब वो करते थे ना, और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स लगाते थे, फिर हम एक दूसरे को मॉक टेस्टिंग करते थे. क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का काउंसलर था ना, वो बस जेनेरिक सा था, वो एक बंदा था, उसने 10,000 लोगों को सर्व करना था. लेकिन हम एक दूसरे को, क्योंकि पाकिस्तानीज हु वांटेड जॉब्स वर हेल्पिंग ईच अदर दिल से, यार तूने जाना है, मेरा हो गया, तूने भी पहुंचना है अब, ठीक है. सो उस चक्कर में वी गॉट रियली हाई रेशियो ऑफ पीपल गेटिंग इन. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स कंटिन्यूड और नॉट, एंड एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग ऑन द वारिक इवेंट नेक्स्ट वीक इज टॉकिंग टू द डायस्पोरा ऑफ हाउ वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक टू लाइफ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जी, अब देखें कि on average 1 year in UK is 50,000 pounds realistically speaking, रहना शना मिला के फीस के साथ. तो 2 करोड़ रुपए एक पेरेंट दे रहा है, 6 करोड़ रुपए एक बच्चे का खर्चा है. अब एक पेरेंट जितना मर्जी वेल ऑफ हो, 6 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस कंट्री, राइट? 6 करोड़ वो देता है और उसका बच्चा कहता है डैडी मॉमी आई एम कमिंग बैक होम, आई कुडंट गेट अ जॉब. That must be horrible for that parent. So I do think that my core focus at the time was that, and I would try to push those people in the same direction कि यार नौकरियों पे फोकस करो. ये यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो जाता है, स्कोर भी आ जाता है, अगर उस दाखिले यूनिवर्सिटी से नौकरी नहीं मिलती तो उसका कोई फायदा नहीं है. और सो इंटर्नशिप आपकी शुरू हुई हेज फंड कौन सा था? So it was called the D Group and they did FX trading.
And I got a great mentor. His name was Corvin, and he was actually one of Stephen Hawking's team members. So अब चक्कर ये है कि लोग सोचते हैं हेज फंड होगा, फाइनेंस पढ़ी होगी. वो एस्ट्रोफिजिक्स उसने की हुई थी और स्टीवन हॉकिंग की लैब में काम करता था. उसको एल्गोरिथम्स बनाने आते थे और एल्गोरिथम पे ट्रेडिंग होती है. इंसान तो खत्म हो चुका है इस बात से कैंडिडली. तो क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग से हेज फंड इट डजंट लाइक आम बंदे को मे बी मेक सेंस कि यार ये तो अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी आप. अच्छा, अकाउंटेंट कभी हेज फंड में नहीं घुस सकता. Okay. उन्होंने किसको रखना है? उन्होंने एक इंसान को रखना है हाइपोथेटिकली जो वॉलेटिलिटी को पढ़ सकता है, जिसको आदत हो 12 घंटे दिन में काम करने की, जिसको आदत हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, और जिसको आदत हो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की. अकाउंटेंट वो इंसान नहीं होता. नो ऑफेंस टू एनीवन. मतलब आप अकाउंटिंग की नौकरी करें, आप हेज फंड में नहीं जाएंगे. अगर आप जॉब नंबर्स भी देख लें तो बहुत से इस तरह कोल्ड कॉलिंग करके, इंटरव्यूज करके, कुछ लेफ्ट राइट रिक्वेस्ट करके मेरी मीटिंग करा दो, ये करा दो, करते करते हेज फंड चला गया. हेज फंड गया तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा. उसके बाद वही हुआ, उन्होंने कहा जी हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते. और ये कितने अरसे की इंटर्नशिप होती है नॉर्मली? सो फर्स्ट ईयर्स में जनरली इंटर्नशिप नहीं मिला करती, तो मुझे वो मिली थी, वो इकोनॉमली थी, तो दैट वाज 4 to 6 weeks. सेकंड ईयर की इंटर्नशिप होती है जो यूके में जी थर्ड ईयर इनटू अ जॉब कन्वर्ट होती है. वो जनरली 6 to 8 weeks होती है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर वर्किंग एट. और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में 10 weeks होती है. तो वो कन्वर्ट नहीं हुई. वो एज अ आई डोंट नो 18-19 year old आई वाज लाइक आई गॉट इनटू द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड दे कांट स्पॉन्सर मी. वेरी मतलब ग्रूलिंग, मेंटली ग्रूलिंग एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो वो किया. उसके बाद दोस्तों ने कहा यार हम अप्लाई कर रहे हैं, तू भी साथ कर, परेशान ना हो. एंड इस तरह का मैं ये सबको कहूँगा कि ये जो दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब यूनिवर्सिटी जाओ देखो वो लड़का या लड़की जो ग्रीन फ्लैग है, जिसमें जज्बा है, जिसने कहीं पहुँचना है. क्योंकि मैं अगर कह सकूं, आई डोंट नो सिंगल पर्सन फ्रॉम माई close circle of friends who went from Lahore or Karachi who found a job because they were so comfortable back in Pakistan, who knew they were going to come back to Pakistan. जिन लोगों की नौकरियां लगी वो थी जिनके वालिदैन ने बड़ा ना, उनको पता था कि यार मुश्किल से भेजे, मैं वापस नहीं जा सकता. तो उन लोगों से अलाइन करो कि यार वो वापस नहीं जा सकते, उन्होंने जान मारनी है, आप उनसे कुछ सीखोगे, आप उनको कुछ सिखाओगे. उस चक्कर में जी डिसाइड किया कि यार अब जहाँ नौकरी लगती लगाएं, क्योंकि इस मुल्क में रहना है. तो मैंने अकाउंटिंग में अप्लाई करना शुरू कर दिया. मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, मेरा क्या ताल्लुक ऑडिट से. मैंने जाके जी ऑडिट की इंटर्नशिप ले ली PwC में. मेरा PwC भी हो गया, EY भी हो गया, KPMG भी हो गया. तो मैंने कहा मैं तीनों जगह हो गया, तो मैं फिर कंसल्टिंग ही कर लेता, मैं ऑडिट क्यों किया है. तो फिर लेकिन वो इंटर्नशिप लग चुकी थी. PwC ने कहा सॉरी वी कांट कन्वर्ट इट. सो मैंने PwC में भी इंटर्नशिप की और KPMG में, दोनों में की, उन दोनों के स्ट्रीम्स करा कर दी. तो मैंने कहा फिर मुझे उन इंटर्नशिप्स इतनी मुश्किल नहीं होती ऑनेस्टली जी. 98 मैं कहूँगा 80 यू हैव टू रियली डू समथिंग रॉन्ग टू नॉट कन्वर्ट एन इंटर्नशिप टू अ जॉब इन एन ऑडिट कंपनी. ये मेरा टेक है. क्योंकि 80-90% जो जिनको मैं जानता हूँ सारों को जॉब ऑफर्स आई थी, क्योंकि उनको भी ऑडिट स्ट्रीम में इतना बंदा चाहिए होता है हर साल. क्योंकि ऑडिट में जैसे ही कोई क्वालिफाई करता है ना, नौकरी छोड़ के चला जाता है. क्योंकि उनको फिर शेल वगैरह BPCP उठा लेते हैं. तो वो कहते हैं हम क्यों ऑडिट करें किसी कंपनी के लिए जो कम तनख्वाह दे रही है. मैं जाता हूँ इन हाउस एंड आई विल बिकम अ फाइनेंशियल काउंसलर. सो इसलिए वहाँ पे बहुत वर्क स्ट्रीम है. नौकरी लगी PwC की. फिर अगेंस्ट एवरीवन्स एडवाइस, बट आई विल से माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी, नो वन एल्स इन द इकोसिस्टम डिड. आई आस्क्ड PwC टू कन्वर्ट दैट ऑडिट जॉब इनटू कंसल्टिंग जॉब. क्योंकि मेरी रेटिंग बहुत हाई थी. तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये किया तो यू विल गो थ्रू वन फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. And if you fail that, your audit job is gone. So what that meant was, as a second-year-old student, halfway through his year, I went to do the consulting interview. I lost it. I lost my job and I lost the KPMG offer as well. So I was halfway into my second year without a job. And everyone was cursing me कि तुम क्या इंसान हो, तुम्हें अल्लाह ने 2 नौकरियां दी थी, तुमने दोनों को लात मारी कि मैं बड़ा 30 मार खान हूँ, और अब जाओ, अब तो तुम्हें वीज़ा भी नहीं मिलना. क्योंकि जो जॉब मार्केट है ना, वो सितंबर से नवंबर तक अगर नौकरी नहीं मिली ना तो फिर भूल जाए, उसके नौकरी नहीं मिलनी है. जो जैन फेब में लोग अप्लाई करते हैं ना, ये नीडल इन हेयर स्टैक वाला हिसाब है, जो कि मैं हर बच्चे को जाते हुए समझाता हूँ कि जाओ पहली चीज़ ये फोकस करो. तो आई लॉस्ट माई जॉब. अब फिर पूरी चीज़ ना मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से हुई कि मैंने ना फिर मतलब जो नाम नज़र आता था उधर एप्लीकेशन डाल दी. मतलब ये नहीं देखा कि एप्लीकेशन क्या है वो है. और फिर मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने मुझे इनकरेज किया कि यार तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देख तो लो, तुमने ट्रेडिंग की हुई है तो तुम्हें शायद नौकरी मिल जाए. मैंने JP Morgan गोल्डमन सैक्स अप्लाई किया, और मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए बड़े डॉन्टिंग नाम थे. क्या मेरा कैसे हो सकता है, ठीक है नाम मैं ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, कैम्ब्रिज का, ये मुझे क्यों रखेंगे, तो साल में 10 लोग रखते हैं. अब वही हुआ कि मुझे ना, मैं दिसंबर में बैठा था पाकिस्तान में, मुझे JP Morgan से इंटरव्यू कॉल आ गई, और मेरी वालदा की बर्थडे होती है US में. उन्होंने मुझे कहा जी 28-29 को इंटरव्यू देने आओ, बिल्कुल क्रिसमस ब्रेक के अगले दिन या कुछ ना, लाइक इन फिजिकल इंटरव्यू देने आओ. तो मैंने कहा यार, मैंने अब्बू कहा कि क्या मामा की बर्थडे में क्या करूँ, इसको मिस कराने का. तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग अगर 1% भी चांस है ना वो रखे, तुमने जाके ट्राई करनी है. आई वेंट इन. JP Morgan हैज
2-3 full days when they interview you. Each day is 6 interviews. एंड इंटरव्यूज के साथ वो असेसमेंट शीट्स पे ग्रुप वर्क्स वो आपको प्रॉपर ना मतलब छोड़ते हैं और रैंडम कॉल सेंटर्स में भेज देंगे कि तुम सेल्स की कॉल कैसे हैंडल कर रहे हो, फिर आपको एक अजीब सा टास्क आ जाएगा, फिर आपको कहेंगे रिस्क कैलकुलेशन करो। वो तो एक बहुत ही ना ब्रेन ड्रेनिंग दिन होता है। मैं वापस आया, मैंने कहा यार इतना हाई लेवल ऑफ टैलेंट पूल है मेरा तो नहीं होता ये वो, मैं बस जिंदगी गुजार रहा था उस चक्कर में। और फिर वन फाइन डे रैंडमली ना मुझे बस कॉल आई और उन्होंने कहा वी आर गिविंग यू अ जॉब ऑफर एंड यू स्टार्टिंग इन जुलाई अगस्त व्हाटएवर। समझ नहीं आई, मतलब बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल किस्मत से, ठीक है। और उसके बाद 1-2 और इन्वेस्टमेंट बैंक्स की कॉल आई जो कि नहीं आती जैन फेब में, कभी भी नहीं आती, क्योंकि ये अपनी इंटर्नशिप से अपना 95% कोटा पूरा कर चुके होते हैं। तो मेरी आज अजम्पशन ये है कि शायद किसी बच्चे को नौकरी मिली होगी, उसने कहा मैंने नहीं आना, तो मैं चला गया। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट भी किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई वॉज द ओनली पर्सन इन दैट एंटायर कोहोर्ट who had not done the internship the previous year. So मैं यही कहूँगा कि किस्मत की बात है, मुझे नहीं लगा था मेरा बनता है, और आज ही मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कुछ हुआ है जिस वजह से मेरा हो गया। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्राई करो, किसी नाम से डरो मत, और एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाओ जो आपको सपोर्ट करे। मतलब मैं अगर अपने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की बात करूँ ना जी, मेरे से SAT वगैरह ना नहीं होता, मेरे से दुनिया कोई एग्जाम करा ले, लेकिन जो SAT टाइप हरकतें हैं ना, मैंने GMAT GRE भी जब दिया है, मेरा स्कोर डिसेंट आया है, लेकिन मुझे पता है मैंने कितनी जान मारी है, वरना मुझे इतनी दिनों में जान मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मोहल्ले ही, वो आज भी वो BCG में काम करता है सिर्फ लंदन में, तो वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बहुत अच्छा था, उसने मुझे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग सिखाई और मेरे इंटरव्यूज वगैरह बेहतर थे। तो हम दोनों जो थे ना एक कलेक्टिव बन के हम दोनों ने एक दूसरे की चीज़ें की और वो बस सिस्टम आगे चलता रहा। और वो पीयर ग्रुप ना होता ना तो हम 12-12, 14-14 घंटे कभी लाइब्रेरी में ना बैठते। So you did your internship, here you decided to move back? Yeah, you did your master's. No. So I did my internship, got a job, and then I worked at JP Morgan till the mid of 2019. That was your first job? This was my first job. I did that for close to 4 years, let's say. And what was your role there? So मैं sales trading division में था, and एक engineering esque role था that I was monitoring the risk. So बड़ा उनका एक अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे वो इंश्योर करते हैं कि बच्चा ज़्यादा सीखे, तो दे ऑल्सो कीप चेंजिंग योर डेस्क। सो पहले मैं इक्विटी मार्केट्स देख रहा था, फिर मैं डेट पे चला गया, इनमें जहाँ मैंने क्लोज किया वो FX मार्केट थी। और FX जो मार्केट है, मतलब जो करेंसी मार्केट्स होती हैं फॉर द व्यूअर्स, देयर द हाईएस्ट वॉल्यूम मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट फ्लोइंग bank of that is JP Morgan, and the highest flowing single desk of that was the desk I was working on. So it's a very unique opportunity in the world कि दुनिया का सिंगल पॉइंट अगर पैसा से ज़्यादा कहाँ से गुजर रहा है, मैं उस डेस्क के ऊपर बैठा हुआ था। और उस ज़माने में बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने कहा यार हमने ना दुनिया चेंज हो रही है, हमने ई-कॉमर्स पे लेके जाना है अपने फंड मैनेजर्स को। देयर बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड JPMM, और उसका प्लेटफॉर्म बिल्डिंग वाज द मोस्ट एजुकेटिव एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। बहुत लेट नाइट्स, बहुत टेक टीम्स, बहुत PhDs जिनकी बातें सर के ऊपर से गुजर रही थी, बट एज ए जूनियर मतलब बहुत कुछ सीखा। और मतलब एक इंस्टेंस ऐसा भी हुआ कि आई कांट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस हैं उस पूरी कॉन्वर्सेशन में, बट a few billion dollars की गलत ट्रांजैक्शन हो गई बिकॉज ऑफ अ क्लरिकल एरर। लिटरली वो उस बैंक में वॉल्यूम इतना है कि मैं गलत बटन दबा दूं तो $1 बिलियन गलती से आपके जेब में आ जाएगा, किसी को समझ भी ना आए, और फिर वो फ्लैग होता है, फिर वापस आता है। तो इसी तरह हमारे वन ऑफ आवर ट्रेडर्स प्रेस्ड अ फ्यू रॉन्ग बटन्स एंड $X बिलियन वेंट टू X बैंक who did not deserve it, and that bank said we want to sit on this liquidity because our month is closing. We have a very big problem, right? The FCA, all of those regulators got involved, and because I was the risk person on that desk, the CEO जेमी डायमंड है, उसका नंबर 2 जिसने CEO बना था, जिस बेचारे को बारी नहीं दे रहे हो 10 साल से, वो छोड़ गया, डैनियल पिंटो। सो ही वाज द डेप्यूटी CEO ऑफ JP Morgan. He wanted to report directly. और उन्होंने कहा जो बंदा रिस्क पे बैठा ना, डैनियल पिंटो का था कि यार जैसे वो नहीं होता कि एक बंदा होता है IG होता है, वो कहते हैं मैंने थानेदार से डायरेक्ट पूछना है क्या हुआ है, तो उसने मुझसे कहा तू मुझे डायरेक्टली समझाएगा क्या होगा। तो वो बड़ा एक डॉन्टिंग एक्सरसाइज था, लेकिन जब उधर जाके मैंने एक्सप्लेन किया ना, उस दिन मेरे कॉन्फिडेंस जिंदगी से पूरा हुआ कि यार अब मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, इसको मैंने समझा दिया ना, इसमें जितनी अक्ल है। So you mentioned you said जैसे कि JP Morgan's का जो सबसे one of the most important unit you worked there, जी, what did you learn about the world economy, like जो money है, what did you learn about that? Because वो एक ऐसा जगह है जहाँ से millions and billions of dollars not just like आ जा रहे हैं, but also you are looking at the markets, you're looking at the countries, you're looking at the whole ecosystem. So what did you like learn from that
you know, from that chair basically where you were sitting? सॉवरेन वेल्थ फंड्स आ रहे हैं, आप बता रहे हो कैसे ट्रांजैक्ट करना है, आप उन्हें कहते हो यार मैं आपके इस फंड को सपोर्ट कर देता हूँ, मुझे यहाँ से सपोर्ट कर दो, एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल बिजनेस इकोसिस्टम. रिसर्च मैं कहूँगा हम ह्यूमंस एज ह्यूमंस विद द एडवेंट ऑफ एआई, उस वक्त तो एआई नहीं था, उस वक्त भी लगता था कि रेलेवेंट ही होते जा रहे हैं, रिसर्च भी खुद ही आएगी, ट्रेडिंग भी खुद ही होएगी, तो सेल्स वाले ने करना क्या है, ट्रेडर ने करना क्या है. अभी तो जो सबसे अमीर आदमी होता है ना इन्वेस्टमेंट बैंक में, वो होता है ट्रेडर, क्योंकि उसकी होती है ट्रेडिंग बुक, और वो एक करियाना स्टोर की तरह हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल क्लोज होती है. जितने वो पैसे बैंक को बना के देता है ना रियल एस्टेट के कमीशन की तरह, उसको उसका एक हिस्सा मिलता है. तो ट्रेडर्स जो है ना, दे आर द मोस्ट वैल्यूड कमोडिटी इन इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड दोज कॉन्वर्सेशंस डोंट हैपन विदाउट हेड्स ऑफ स्टेट्स, heads of DFIs, the room is very open. And, I've seen those conversations where I've not been a part of them. I've, seen my bosses go into them, where JP Morgan would have like a really fancy apartment in central London जहाँ पे serious meetings होती हैं, उस दफ्तर में नहीं हो सकती. जैसे आप कहते हैं कि आपने कभी किसी का इंटरव्यू किया तो यहाँ नहीं बुलाया, वहाँ चले गए, तो वो पूरा सिस्टम वैसा ही है. और मतलब उसी तरह जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो शायद बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि उस तरह एक्चुअली नहीं होता, लेकिन वही 500 ट्रेडर एक फ्लोर पे बैठा हुआ है, टाँटा सब बज रहे हैं, सारे चीख रहे हैं, कॉल्स हो रही हैं, मार्केट ओपन क्लोजिंग, रिसर्च मीटिंग सुबह 6 बजे होती थी. एग्जांपल देता हूँ. सुबह 6 बजे रिसर्च मीटिंग होती थी स्टार्ट, 7-7:30 तक वो चलती थी, और 7:30 से 7:30 हम लोग कॉल करते थे क्लाइंट्स को, 7:30 से 8 वो डिसीजन मेकिंग टाइम होता था, 8 o'clock मार्केट ओपन हो जाती थी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम. So what time do you start at work then? 6:30. Wow, like normal days. Yeah. And you go on till like 6:37, but you don't feel it, because मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जितना काम करोगे ना उतने काम करने की आदत हो जाएगी, और अगर काम आपका इंटरेस्टिंग हो और वैल्यू एडेड हो तो आपका इंसेंटिव भी होता है कि यार मैं सीख इतना कुछ रहा हूँ, मैं इस किस्म के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं करना चाहता. तो मैं तो हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान आने आओ, अमेजिंग बात है, मैं एक्चुअली इंकरेज करता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ सीख के आओ ताकि यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सको. क्योंकि हम कराची मुझे बेहतर लगता है, लेकिन लाहौर में हम किसी को कुछ सिखाते नहीं हैं. हम बहुत, हमारा एक वियर्ड सा इकोसिस्टम है, सेट्स टाइप, जिसमें कहते हैं चलो जी चौधरी साहब, यू आर द किंग, नाउ टेल अस व्हाट टू डू. और कोई ऐसा वाकया जो while you worked at JP Morgan which you have seen and you were like यार wow, ये क्या सीन है भाई. But now the world's changed, I think, overall, right? So there's a very strong counseling element to this, very strong leave period to all of this. So I would also say that, when you're going into a high-powered job, be very aware of how your mind is calibrating, because one fine day you might just pop and not realize it. So मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये एक चक्कर है उधर रियल. So ये 4 साल हो गए जी. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गया. और so you only done your bachelor सिर्फ हुआ था? जी बैचलर्स हुआ था, वापस आया तो एक फैमिली बिजनेस ग्रुप था, कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स में इन्वेस्टेड है. तो और फैमिली बिजनेस क्या आपका? कुछ डिफरेंट चीज़ें जी, हाउसिंग है, प्रिंटिंग है, ई-कॉमर्स है, थोड़े से और इस तरह के वेंचर्स हैं. तो so you started working I started working in the family business. वही होता है जैसे you come back to Lahore, you're the director and all of that. So you don't really start from the bottom, which is great for me. But I think if I had not done any work experience, it's not great, because I have no perspective on how it is to be an employee, what pressure means, how to deal with other stuff. तो पहला तो अगर मैं कैंडिडेट बात करूँ तो पहला 6 महीने बहुत मुश्किल थे पाकिस्तान वापस आना. और मैं this is 2009, late 2019. ठीक है. And I would not say it's because of the work. I would just say because London, there's a certain life that you can have, especially if you have some liquidity as an investment banker, you can be very comfortable. And when you come back, I feel Pakistan का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तो कुछ करने को नहीं है. मतलब मैक्सिमम बस खाना खा ले जाके, बस. तो शुक्र है पैडल आ गई है, तो वो जरा खेल लेते हैं. लेकिन ये मुझे बड़ा सीरियस लगता है कि you come back and you have nothing to do. You have a few friends, you go to their house, or you say let's go for dinner. And that's about it. And that is something that I really felt, because I was really used to, going out, having a walk in Hyde Park, cricket season आ गया जी, English team खेल रही है, Premier League हो रही है, Man United खेल रहा है, अच्छा long weekend आ गया, चलो स्पेन चले जाते हैं, 30 pound की टिकट है. So from all of that to, being stuck in Lahore was a bit of a problem.
आई थिंक ऑब्वियसली फैमिली आए, बहुत से दोस्त वहाँ थे, लेकिन जो बचपन के क्लोज दोस्त थे वो यहाँ थे. दोज वर टू वेरी बिग पॉजिटिव्स. एंड द थर्ड बिग पॉजिटिव वाज दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक यू आर सच एन इररिलेवेंट कॉग. कि आप यहाँ आते हो तो आप कहते हो यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ. और मेरे पेरेंट्स को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि दे गिव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट. I've had some bad adventures in business and I've had some very positive adventures in business, but through thick and thin they've been very supportive. And why climate finance has also come to life is because अगर वो मुझे ना कहते अच्छा इतने पैसे ले लो, इतना टाइम ले लो, ये कर लो, तो मैं हर किसी को कहता हूँ क्लाइमेट फाइनेंस जैसी चीज़ बनाना आसान नहीं है. अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट करोगे आप कैसे बनाओगे? आपने एक रिसर्च टीम हायर करनी है, टेक टीम हायर करनी है, मीडिया टीम हायर करनी है, उसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए और फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शंस चाहिए कि लोग आपको मिलें, कोई हुकूमती बंदा आपको मिल ले, कोई बिजनेसमैन आपको मिल ले. तो इट्स नॉट, पाकिस्तान इज नॉट ईजी. और सो आप इधर आए, कुछ अर्सा फैमिली बिजनेस किया, उसके बाद आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड जी फॉर माय एमबीए. ठीक है. इनिशियल प्लान एक्चुअली था कि मैं इंग्लैंड दोबारा वापस नहीं जाना चाहता. आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू गो टू द यूएस बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ दे डू वर्क. बट ये ज़रूर एक नेगेटिव होता है फैमिली बिजनेस में आके कि आप रियलाइज़ करते हो कि इतना टाइम नहीं है, अब आप जा नहीं सकते इतनी देर के लिए. क्योंकि अगर आपने कुछ इकोसिस्टम्स खड़े कर दिए हैं जिस पे आपकी कंप्लीट डिपेंडेंस है, इवन दो अगर आपकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो ठीक है 1 साल चल जाएगा, 2 साल बिट ऑफ स्ट्रेच हो जाता है. तो उसमें मैं ये कहूँगा कि माई डैड स्टार्टेड वर्किंग ओवर ड्राइव में एंड ही काइंड ऑफ टुक ओवर व्हाटएवर आई वाज डूइंग, बट इट कुडंट हैव हैपेंड फॉर 2 years. सो आई वेंट फॉर 1 year और उसमें भी बहुत क्लियर था जी. 1 साल के प्रोग्राम सिर्फ 3 थे जो मुझे अट्रैक्ट करते थे. अगर थोड़ा MBA सेंट्रिक हमने गाइडेंस देनी है किसी को, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एनसीईआरटी. एनसीईआरटी दोनों से ऊपर रैंक्ड है. मैं सिर्फ इस वजह से एनसीईआरटी नहीं गया क्योंकि एनसीईआरटी एक कंसल्टिंग फीडर स्कूल है. मेरी लाइफ ट्रैजेक्टरी में मैंने नौकरी नहीं करनी थी, मुझे एनसीईआरटी की कोई समझ नहीं आई. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में मेरा एक ऑक्सफोर्ड बायस था, कुछ मेरा समर स्कूल ऑक्सफोर्ड था, और दूसरा ऑक्सफोर्ड का बिजनेस स्कूल जनरली इज बेटर रैंक्ड. एंड लास्टली आई जनरली थिंक दैट द ऑक्सफोर्ड एनवायरनमेंट इज स्लाइटली बेटर और टू माई लाइकिंग. कैम्ब्रिज हैज इट्स ओन वो बहुत ज़्यादा, कैम्ब्रिज अमेजिंग जगह है, बट मैं ऑक्सफोर्ड की तरफ इंक्लाइन था. तो मैंने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाली, आई ओनली अप्लाई टू ऑक्सफोर्ड, व्हिच इज अगेन इन हाइंडसाइट स्टूपिड ऑफ मी बिकॉज रिजेक्शन कहीं से भी आ सकती है. वो अल्लाह का शुक्र है एक्सेप्ट हो गया एंड देन आई वेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स. और वो कितने एक्चुअली नहीं, सॉरी, मेरी एक्सेप्टेंस हुई कोविड से बिल्कुल पहले और अल्लाह की तरफ से मैंने उसको डिफर कर दिया, फिर कोविड आ गया. When I would have been the kid who had a year online. Okay. So आपने 1 साल जो है वो उसको डिफर किया, then you went there या क्या? जी, I went there and in between I had the privilege of getting married. So we went as a couple. And this is 2021. 21. ठीक है. जी. So वो हुआ 1-1.25 साल तकरीबन, उसके बाद you moved back. जी, I moved back. ठीक है. और फिर like and what was the plan, like okay moving back, like क्या करना फिर आगे? अच्छा, इनिशियली तो जाके ये था कि आई वांटेड टू डाइवेस्ट आउट ऑफ पाकिस्तान एंड आई वांटेड टू फाइंड को-फाउंडर्स इन द क्लास, जो कि अक्सर लोग करने आते हैं कि लेट्स सेट अप अ बिजनेस अब्रॉड एंड काइंड ऑफ रन इट. लेकिन वहाँ पे जाके मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ क्लाइमेट टेक के साथ. ऑक्सफोर्ड में ना एक बहुत फेमस चीज़ है जो उनका सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, और वो ऑक्सफोर्ड की लाइक USP है एज अ बिजनेस स्कूल. और फिर उनका एक सेंटर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है स्पेसिफिकली इन द लाइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो मैंने उधर बड़ा टाइम स्पेंड किया. तो उधर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो ग्लोबली द लैंडस्केप इज चेंजिंग. टू माई माइंड एट द टाइम इट वाज बिगर देन AI बिकॉज AI वाज नॉट एज बिग इन 2021 एज क्लाइमेट वाज, राइट. एंड बट क्लाइमेट की तरफ इंटरेस्ट आपको कैसा? बिकॉज JP Morgan, लाइक ये तो दुनिया बिल्कुल और थी और अचानक क्लाइमेट इज समथिंग व्हिच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्लाइमेट का इंटरेस्ट ऐसे आया कि इस एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर से पहले किस्मत से ना एक प्रोजेक्ट था ऑक्सफोर्ड का, हमारा पहला, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज अ क्लाइमेट टेक प्रोजेक्ट दैट द टीम आई वाज अलाइन्ड ऑन. और वो उस वक्त ग्लासगो में कॉप हुआ था और वो उधर जा रहे थे एंड आई वाज वर्किंग ऑन दैट क्लाइमेट टेक प्रोजेक्ट. और वहाँ से ऐसे नहीं होता कि एक बंदा एक चीज़ में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद आप उसके बारे में पढ़ने लग जाते हो, देखते हो दुनिया कहाँ जा रही है, करना क्या चाहिए, स्कोप क्या है. तो ऑब्वियसली मैंने इन्वायरमेंट क्लाइमेट कुछ नहीं पढ़ा हुआ और ना मैं अभी भी अपने आप को एक एक्टिविस्ट या कुछ ऐसा समझता हूँ. बस ये बात थी कि क्योंकि मेरा एक कोर फाइनेंस बैकग्राउंड था, थोड़ा सा एजुकेशन वाइज भी और फर्मली वर्क प्लेस वाइज, तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ जो क्लाइमेट और फाइनेंस का जो है ना एक मिक्सचर हो. वहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, बट मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात बहुत वाइड है, इसमें कुछ भी हो सकता है. और मैं एक इंसान को बहुत क्रेडिट दूंगा, डॉक्टर इब्रार उनका नाम है. ही इज़ अ फेलो एट ऑक्सफोर्ड एंड ही वाज माय मेंटोर एंड नाउ इन वन ऑफ आवर वेंचर्स कॉल्ड कार्बन ट्रैक ही इज आल्सो अ पार्टनर.
उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और उनकी गाइडेंस के साथ मैं मतलब और पढ़ता रहा और टीम अप करता रहा। फिर 1-2 वेंचर्स मैंने वहाँ पे लोकली किए, बट ऑब्वियसली वो फॉर द टाइम थे, फॉर द यूनिवर्सिटी थे, अब उधर ही मतलब वो टीम कर रही है। फिर मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि यार मैं इस स्पेस में 110% ऑल इन जाना चाहता हूँ, और मैं इसको अगेन जैसे मैंने कहा है, मैं इसको एक एक्टिविस्ट लेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, मैं एक बहुत ऑब्जेक्टिव लेंस देना चाहता हूँ एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ओनली फोकसेस ऑन क्लाइमेट, be it tech, be it consulting, be it policy making, but the financial spectrum of this. And I would say I give a lot of credit to one of my friends, Raza Guraya, who's वो एक climate activist है। उसने मुझे कहा यार हम जैसे बहुत है, ये हरकत ना करी, कुछ ऐसा कर जिससे ऑब्जेक्टिवली तू डिनोमिनेट कर सके कि पाकिस्तान को फायदा क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ से ही सफ़र शुरू हुआ और बहुत से लोग थे जिनसे गाइडेंस ली ऑन द वे, और मेरा हमेशा ये एक एलिमेंट रहा है कि मैं अपने बड़ों से या जो मैं ज़्यादा समझते हूँ उस चीज़ में, मैं उनसे हेल्प लेता हूँ, और वहाँ से फिर शुरू। और अगर अभी थोड़ा सा बताओ आपके लाइक व्हाट आर यू गाइज वर्किंग ऑन एग्जैक्टली, सो व्हाट इज द कंपनी, और आप लोग करते, सो यू गाइज आर नॉट एक्टिविस्ट, सो यू आर रनिंग इट एज अ बिजनेस जी, और कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, और एग्जैक्टली उसके अंदर आपके क्या क्या कुछ आप लोग कर रहे हो? अच्छा, कंपनी टेक्निकली तो मैंने शुरू कर दी वापस आते साथ ही 2022 में, बट उस वक्त कार्बन ट्रैक के नाम से नहीं। सो जो कंपनी है उसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान, उसकी एक सब एंटिटी है जिसका नाम है कार्बन ट्रैक। कार्बन ट्रैक का मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, वो हमारा टेक प्रोडक्ट है। और लेकिन इनिशियली जब मैं आया ना तो मैंने उसका नाम रखा कार्बन ऑफसेट पाकिस्तान, और क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा नाइव था इन टर्म्स ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वाज ऑपरेटिंग, आई थॉट लेट्स डू वर्क इन कार्बन क्रेडिट्स। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहता है कि जब मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को फ़ौरन ना फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट होल्ड ऑन टू व्हाट आई हैव डन। सो आया वापस आके रियलाइज़ किया कि यार मुझे नहीं लगता कार्बन क्रेडिट्स की अभी 22 में पाकिस्तान में स्पेस है, 22-23 का टाइम था ये, और मुझे लगता है कि स्टेट इंटरवेंशन के बगैर ये नहीं हो सकता, और उसके एक टेन्योर चाहिए होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से एक सम ऑफ लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मैंने बस इन अ नटशेल देखा कि यार ये मैं नहीं कर सकता, इन्हें छोड़ो, आगे चलो। उस चक्कर में फिर हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई पार्टनर्ड अप विद अ फ्यू पीपल हु वर I would say smarter than me in the climate space at least. तो हमने फिर डिसाइड किया कि हमारा एक पोर्टफोलियो होगा जिसमें हम 4 फर्क स्ट्रीम्स को टारगेट करेंगे। तो हमारी पहली चीज़ है कंसल्टिंग, which is the only stream of income for the organization. Everything else we do is completely pro bono. So we do consulting for a number of entities. So for example, inshallah अभी आपको अगले महीने लॉन्च होती हुई नजर आएगी in partnership with Transparency International a report on the climate governance in Pakistan, which is focusing on the private sector. उससे पहले हमने पाकिस्तान का क्लाइमेट गवर्नेंस ऑडिट फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर लेंस भी किया है। इसके बाद हम कुछ कार्बन एनेबलमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो आपकी आउटसाइड पाकिस्तान एंटिटीज हैं, DFIs हो सकते हैं, मल्टीलैटरल्स हो सकते हैं, वो जनरली हमें अप्रोच करते हैं कि यार हमें बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इसको हमने कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। सो सादे लफ्ज़ों में यू आर अ कंसल्टिंग फर्म, और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं वो आपके पास आते हैं टू गेट द रिसर्च डन और इस तरह की चीज़ें। और इस तरह की और कितनी और भी आई एम श्योर कुछ होंगी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोर्स जो इस्लामाबाद में प्रेडोमिनेटली डेव सेक्टर बेस्ड है सारा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दे डूइंग ग्रेट वर्क, नथिंग ऑन देम, but they do all of the dev work. So I think पाकिस्तान का मुझे जो एक कंसर्न नज़र आता है वो ये है कि हम हर चीज़ में जर्नलिस्ट बन जाते हैं, बिकॉज हमें शौक होता है कि यार ये भी मैं करूँ, ये भी खाता मेरा हो, ये भी खाता मेरा हो। और हमारा बहुत क्लियर फोकस है, अगर आप क्लाइमेट में फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपके काम को टच नहीं करेगी। और इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट में फाइनेंस की बात, कि हाउ डू यू मेक मनी या व्हाट? हमारा टैगलाइन है मेकिंग मनी मूव इन पाकिस्तान on climate action, and that's it, right? This can be how to improve the sustainability frameworks of the country, how to make sure that the private sector is more aligned to take the money of tomorrow, how do we make sure that there is green mapping done, how do we help ensure that loans are more easily disbursed with the multilaterals. So it's a number of things in the financial spectrum. Think of us as investment banking consultants for different entities, and think of us as consultants only on the financial side of the climate spectrum. ठीक है। और थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्सपोजर लिया, नॉट जस्ट इन द क्लाइमेट, जनरली उधर भी, अब भी यू गाइज आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। वेयर इज पाकिस्तान लाइक उसका स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, स्पेशली व्हेन यू गो अब्रॉड एंड लाइक बिग कॉन्वर्सेशंस व्हिच आर हैपनिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या और इस तरह के इदारे हों, लाइक पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है?
काफ़ी जोर से बैठा हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही COP28 का देता हूँ दुबई में। आई वाज वन ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएटर्स, and of course we have a few individuals who are very able, technically knowledgeable, and who go to all of the negotiations From government side या from क्या? I would say from the dev sector, who are hired by the government, ठीक है. and some people who are in the government as well. But I would say the majority of the delegations are individuals who are non-technical and have no tenure. So this keeps changing every year, right? So आप सोचें कि आपने दुनिया का शायद AI के साथ साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिया है, और आपने एक इंसान जिसने इस पर कोई रिसर्च नहीं की हुई, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं की, आपने उसे जाके बैठा दिया कि जाके दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में पैसे क्यों आने चाहिए, राइट? सो अगर मैं कॉप की बात करूं तो अगेन शायद कुछ लोग डिसएग्री करें मेरे एक्सपीरियंस के साथ, बट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि COP27 से 28 में कोई वाइट पेपर ट्रांजिशन नहीं था। ये नहीं कहा गया कि यार पाकिस्तान ने ये कहा था, अब आप लोगों को ये कहना चाहिए। और फिर अगेन COP28 से COP29 जाते हुए ये ट्रांजिशन नहीं हुआ कि ये हमारा पॉलिसी ब्रीफ था, और असल में उसमें सेगमेंट्स बहुत हैं, ये एक नेगोशिएशन नहीं है, आपकी 8-9 कमरों में मुख्तलिफ नेगोशिएशन हो रही हैं, कहीं कार्बन मार्केट्स पे हो रही हैं, कहीं मिटिगेशन पे हो रही हैं, कहीं पेरिस एग्रीमेंट पे हो रही हैं। ये कंप्लीटली डाइवर्स नेगोशिएशन स्ट्रीम्स हैं जिस फाइनेंशियल नेगोशिएशन के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। अगर कोई कहता है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है जहां पे हम कार्बन मार्केट्स की बात करें, तो वो इतना स्पेशलाइज्ड टॉपिक है कि वो बंदा अडेप्टेशन या मिटिगेशन पे बात नहीं कर सकता, वो वही बात करेगा इंसान। सो डू वी हैव ऑल दी स्पेशलिस्ट जब ये हम लोग इस तरह की जगहों पे जाते हैं? मैं तो जब गया तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा कि बचपन में जैसे MUN करता था ना, वैसे ही होता था कि 200 बंदा बैठा है, सामने 4 चेयर्स हैं और आपकी बारी बारी आ रही है। लेकिन जैसे MUN में भी बचपन में उस डिबेट रूम में कोई बात नहीं होती थी, वो जो हम शाम को मिलते थे ना मिनी कॉकसेस बना के, वहां पे फैसले होते थे। तो जो कॉन्वर्सेशंस होनी है एट अ फेडरल मिनिस्टर लेवल, एट अ फेडरल सेक्रेटरी लेवल, एट अ प्राइम मिनिस्टर लेवल, दोस आर बैकडोर कॉन्वर्सेशंस। सो दोस बैकडोर कॉन्वर्सेशंस हैव टू बी रियली सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर यू टू बी आस्किंग समथिंग। एंड व्हाट सो मैंने तो उधर COP28 में देखा जी कि हमारी UAE क्लोजेस्ट एलाई है, हम लेके जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, एंड द मीटिंग लाइन अप was not phenomenal. The amount of interactions that they were having were not phenomenal. I felt that there was a disconnect between the foreign office, the climate change ministry and the finance ministry, because हमें in sync होके चल के diplomatic push करना था। मुझे वो थोड़ा सा absent नजर आया। Again, everyone can disagree with me. That's just my take of what I saw a little bit of. And on that front, I feel that there is a problem, right? जब आप देखते थे सऊदी डेलीगेशन को, मेजॉरिटी वुमेन, 30 ईयर ओल्ड, आप सोचेंगे यार सऊदी की औरतें कहाँ से आ गई, लेकिन वो 5-5, 6-6 कॉप्स गुजार चुकी थी। उनको याद था कि हाँ वो एक ही टीम ना, तो पिछली दफा उनकी किसी से तो दोस्ती हुई होगी ना, सो शायद उस दोस्त को वो कहे यार तू मुझे इस दफा इस बात में सपोर्ट कर दे, मैं तुझे इस बात में सपोर्ट कर देती हूँ। और वो टेक्निकली एबल थे, उनकी ट्रेनिंग ही हुई थी कि यार आपने जाके क्लाइमेट की नेगोशिएशन करनी है। आप इंडिया का कॉकस देखते थे तो आप देखते थे यार उनके पीछे PhDs बैठे हुए थे जो नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स थे, who were doing the technical analysis, and the foreign office or the Ministry of Climate Change person was a spokesperson, and that was it. And then you looked at a lot of the groups, so you had this Arab bloc जो सऊदी, UAE, बहरीन, ओमान, उनका एक अपना एजेंडा है, वो ऑयल को जिंदा रखना चाहते हैं। फिर आपके पास स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं जो कि 40-50 है, समोआ और छोटे छोटे लेवल्स की, हवाई, ये वो करके, जो बारबेडोस, जमैका, जिनका इतना शायद उनकी इस्लामाबाद के F7 जितनी पॉपुलेशन हो शायद इनमें से किसी एक आइलैंड की, लेकिन दे हैव 1 वोट, लाइक पाकिस्तान हैज 1 वोट। वाओ। सो आप मुझे बताएं कि डिप्लोमेटिक पुश तो आपका वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो जहां पे डिप्लोमेटिक पुश नजर आया था, जहां पे शहीर रहमान ने अमेजिंग काम किया, वो G77 प्लस चाइना का ब्लॉक था, जहां पे शहीर रहमान के कॉप में शी वाज चेयर and she pushed the loss and damage fund, which was a big win globally, and Pakistan really showed leadership, कमाल काम किया। उसके बाद वो लीडरशिप भी चली गई, वो कॉम्पिटेंस भी चली गई, और आपने टेन्योर भी नहीं दिया। तो ये कुछ मसाइल हैं जो कि आई थिंक, वो जैसे मैं कहता हूँ कि PCB का जो मसला है ना, वो पाकिस्तान का मसला है, वो सिर्फ PCB का मसला नहीं है। उसी तरह आपको ये हर मिनिस्ट्री में भी नजर आती है। और अब बात ये है कि एनर्जी, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इतने टेक्निकल टॉपिक्स हो चुके हैं कि आपको लोग चाहिए जो 5-5-10 साल इन जगहों में रहें, जिनकी कॉम्पिटेंस यही हो। आप यस एक जर्नलिस्ट, फेडरल सेक्रेटरी या मिनिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन उसकी नीचे टीम तो A1 होनी चाहिए ना, उसमें कोई जद्दोबदल नहीं हो सकती, ताकि उनके दोस्त भी हों जब वो बाहर जाएं और वो बात भी एक ही करें। क्योंकि पाकिस्तान हर दफा जाके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है, हम शुरू हो गए, डजंट वर्क। दैट्स व्हाई यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दोस। अच्छा, हम लोगों ने क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग है इसके बारे में आई थिंक पिछले एटलीस्ट 2 सालों में मेरे सामने बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ। इस पे जो है वो VC फंड्स भी बनना शुरू हो गए, बट अभी भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा उस तरह
पैसा हम नहीं ला पा रहे हैं एज अ गवर्नमेंट भी, एज अ VCs भी, एज इन्वेस्टर्स, लाइक वेयर इज द प्रॉब्लम? So the public sector problem and the private sector problem are very different. So I'll address the public sector problem first. Public sector problem ये है कि आपने अच्छा वैसे ही ना क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे टेक्सटाइल मिल है ना आपकी एक्सपोर्ट वाली, और एडिडास का ऑर्डर चाहिए, तो उसने दुनिया से compete करना है, नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ये वो। उसी तरह क्लाइमेट फाइनेंस का पूल इतना सा है और इम्पैक्टेड कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। और बिफोर वी गो लाइक इन डिटेल, थोड़ा सा अगर एक आम बंदे को बताएं व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मतलब कि आप फंड लेते हैं टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज हु आर क्लाइमेट फ्रेंडली, या किस तरह है? मैं इसको अगर फुल आसान जुबान में समझाऊँ ना तो वो होगा ये कि क्योंकि आप इस प्लैनेट अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपका जो फाइनेंसियर है ना वो आपको अच्छे शराइत दे रहा है, ठीक है। वो आप कह रहे हो कि यार मैं ये ग्लास बना सकता था, लेकिन मैं इस ग्लास को छोटा बना रहा हूँ सिर्फ इस शर्त पे कि तुम मुझे थोड़ी सी कॉम्पनसेशन दे दो, ठीक है। तो यू आर एनकरेजिंग पीपल टू डू समथिंग दे वुड नॉट डू, एंड यू आर डूइंग दैट यूजिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दैट कुड बी अ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर DC में और IMF के साथ बात हो रही है, एंड अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज द क्लाइमेट फाइनेंस एजेंडा, एंड देयर टारगेटिंग आई थिंक $1.52 billion फॉर दैट। अब उसमें अगर मैं सर्कल बैक करूं इनिशियल क्वेश्चन पे आपके, तो पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि आपने दुनिया को दिखाने हैं प्रोजेक्ट्स जो ग्लोबल स्केल पे compete कर रहे हैं। आपने जाना है ADB के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, GCF के पास। तो जब नेपाल प्रोजेक्ट ले आएगा या नाइजीरिया प्रोजेक्ट ले आएगा और उनका प्रोजेक्ट समझ में भी ज़्यादा आएगा, उसकी फाइनेंशियल्स भी ठीक होंगी और उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशनबिलिटी भी आपसे ज़्यादा होगी, तो फिर आप वैसे ही पीछे हो जाते हो। लेकिन हमारा मसला कोई और है, हम प्रोजेक्ट्स भी नहीं अच्छे बना के लेके जा रहे। हम अभी आइडिया दोनों सेक्टर से या मैं पहले पब्लिक कहता हूँ, प्राइवेट एक कंप्लीटली फर्क बॉल गेम है। तो पब्लिक में ये है कि अगर आप, मैं अगेन जिस कॉपी में था फिजिकली में उसकी बात करूँ, वी डिड नॉट हैव अ सिंगल project to say as our headline. Our headline was a private project by WWF which was Recharge Pakistan, जो कि काम करता है वाटर टेबल को ऊपर करने में। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं। आदिल नजम साहब की आइडिएशन में एक लिविंग इंडस बना था, इट इज़ आई थिंक वर्ल्ड क्लास। उस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि उन्होंने इंडस की डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए और उन्होंने कहा है कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर, आपके पास $10 मिलियन है तो इंडस के इस जगह पे ये प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर आप $200 मिलियन करना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक बास्केट बना दिया फॉर द इन्वेस्टर्स, विच आई थिंक इज फिनोमिनल, विच इज आई थिंक लिविंग इंडस वो लिटमस है जिसको हमारे पब्लिक सेक्टर को फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो जो मैं आपसे बात करता हूँ कि शायद हमारे पब्लिक सेक्टर में भी टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, जो कि उनकी गलती नहीं है, कुछ वैसी स्पेशलिस्ट इतने कम है दुनिया में। हम प्रोजेक्ट आइडिएशन और एनेबलमेंट सही नहीं कर रहे, जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि आप ग्लोबल स्केल पे compete नहीं कर सक रहे। तो ये जो आप IMF वगैरह से भी जो बातें हो रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है ज़्यादा, वो लोन बुक को लाइट कर रहे हैं बेसिकली, जिसको मैं कोर क्लाइमेट फाइनेंस नहीं समझता। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है टेक्निकली तो मकसद ही है ना उसका। और आपके ख्याल से भी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग है उसको थोड़ा सा और उस इकोसिस्टम को हम बड़ा करें एंड ब्रिंग मोर फंड्स, लाइक व्हाट्स मिसिंग? I think I will go down to the province then. So the first thing that I feel is that there is a serious lack of interprovincial coordination at the federal level. एक serious interprovincial coordination का issue है, जिस वजह से आप कहते हैं कि यार सूबे का फैसला है और सूबे ने ही इनैक्ट करना है चेंज, लेकिन वफाक को आप लेके जाते हैं हर फोरम पे, वफाक में आप कॉम्पिटेंस बिल्ड करना चाहते हैं। तो जब ये गैप आ जाएगा तो एग्जीक्यूशन और आइडिएशन तो गई ना डस्टबिन में। सो मेरा जो इसमें पुश रहा है वो ये है कि आपको प्रोविंशियल जो क्लाइमेट फाइनेंस यूनिट्स हैं, जो कि पंजाब ने PND में बना दिया फॉर एग्जांपल, वो भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं बनाया, वो बनाया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कदरे वन ऑफ द बेटर डिपार्टमेंट्स इन द प्रोविंशियल इकोसिस्टम है। तो आपने वहाँ बना दिया है और उसकी वहाँ पे लिएजॉन नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पैसा लाना है तो फिर आपके सूबे का जो डिपार्टमेंट है जो क्लाइमेट फाइनेंस को देखेगा, उसको जब तक आप तगड़ा नहीं करेंगे ना कि वो पॉलिसी भी मेक कर सके, वो एग्जीक्यूशन भी कर सके, वो आइडिएशन भी कर सके, तब तक आप कहीं नहीं जाते। एक प्रोजेक्ट है जो मैं कहूँगा जिस पे ये मेहनत कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा आइडिया है, आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड डंपिंग साइट्स, जो मतलब जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है, वो महमूद बूटी में है लाहौर में। तो वहाँ पे एक मीथेन कैप्चर प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। फिनोमिनल वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट, राइट? इफ दे एग्जीक्यूट टू द राइट लेवल, गोइंग टू टेक अस प्लेसेस, पुट अस ऑन द मैप। सो वही वाली बात है, वो प्रोविंशियल हुकूमत से आइडिएट हुआ,
आपको एक DFI ने सपोर्ट किया और लाहौर में आपको एक क्लियर मसला नजर आया। उसी तरह मैं कहता हूँ कि अभी लाहौर में और पंजाब भर में वर्किंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक बसेस आर रियली एक्सपेंसिव, राइट, एंड यू हैव टू लुक एट द नंबर काउंट ऑफ दैट। अब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से कार्बन क्रेडिट बन सकता है एक्चुअली, अगर हम बहुत टेक्निकल हरकत करें, लेकिन वहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस का आता है कि यार अगर लेट्स से एक डेवलपमेंट बैंक ने आपको 6% पे इंटरेस्ट देना था एक नॉर्मल बस के लिए, वो शायद आपको इलेक्ट्रिक बस के लिए 3% पे दे दें। शायद जो 6 और 3 का डिफरेंस है ना, उसमें अपने पैसे पूरे कर लें और आप ग्रीन भी हो जाएं। तो उस तरह क्लाइमेट फाइनेंस दूसरा रोल प्ले करेगा। एक इन्वेस्टमेंट साइकिल वाला है और एक लोन बुक साइकिल वाला है, और ये दोनों पब्लिक सेक्टर है। और बाहर से जो फाइनेंसिंग है उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है पाकिस्तान में? बिकॉज एक तो है ना कि जनरल अपॉर्चुनिटी, बट कितनी अपॉर्चुनिटी हम लोग खुद भी क्रिएट कर रहे हैं? डू वी नीड टू क्रिएट लाइक मोर प्रोजेक्ट्स एज वेल, या इज इट लाइक अभी बहुत हैं एंड वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन आवर नेगोशिएटिंग उस तरह स्किल्स के ऊपर से? देखिए, नेगोशिएटिंग स्किल्स तो जनरली एक ज़रूर पॉइंट है, लेकिन वही बात है कि लेट्स से मैं इस पॉडकास्ट पे आ रहा था, सही है, अगर मैं इस पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ तो मैंने रिसर्च करना है जाके कि यार इन भाई ने क्या क्या बनाया हुआ है, राइट। तो आई लुक एट योर पॉडकास्ट विद लेट्स से इमरान खान और शायद खान अब्बासी, आई गो थ्रू देम, देन आई सी व्हाट यू डिड ऑन द टैक्स थिंग, एंड आई से अच्छा इस बंदे ने अच्छा काम किया है, इसने टेक्निकल बात भी एड्रेस की है, इसने एक पॉपुलर लीडर को भी एड्रेस किया है, तो इसकी पुल है इन द राइट सर्कल और इसकी पुल है टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सो आई वांट टू गो एंड टॉक टू दिस पर्सन। जब तक आप शोकेस नहीं करेंगे कि आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं, अगला बंदा एक ह्यूमन है, राइट, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, शायद किसी सॉवरेन वेल्थ फंड का है, शायद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है, शायद किसी डेवलपमेंट बैंक है, उसके पास जैसे आप फैसल आफ्ताब से ज़ैन वीसी में बात करेंगे, यार मेरे पास 100 प्रपोजल्स आए, इनमें से मैंने 1 या 2 सेलेक्ट करने हैं, तो आप भी उसी भीड़ में हैं ग्लोबली, राइट। तो आप जब तक एक रेपुटेशन नहीं बिल्ड करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं देंगे गवर्नमेंट को, और जब तक आप ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप करेंगे जो कि compete कर सकें विद व्हाट नेपाल इज सेंडिंग, व्हाट श्रीलंका इज सेंडिंग, व्हाट नाइजीरिया इज सेंडिंग, व्हाट जमैका इज सेंडिंग, यू कांट विन. So that's, to my mind, is the biggest problem right now. And where is the opportunity in Pakistan right now? Because एक तो होता है ना कि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और फिर एक है कि अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट करनी होती है. सो इन दोनों में से वेयर डू वी सी पाकिस्तान? अच्छा, मैं थोड़ा ना लीन करूंगा जो आपने प्राइवेट सेक्टर क्वेश्चन पूछा था उससे मैं आंसर करूंगा. अच्छा, सो हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं एक कलेक्शन ऑफ स्टार्टअप्स इकट्ठा करने पे, और हम अभी रेडी नहीं है फंड्स डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन हमारा आइडिया ये था कि हम देख लें कि यार मार्केट में दम कितना है. अब मार्केट में पॉजिटिव बातें भी और नेगेटिव बातें भी हैं. जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ना वो ये है कि जब आपने टेक में 2021-22 में देखा ना कि एक इनसेन अमाउंट ऑफ मनी आया, बाजार बना और पता नहीं क्या क्या स्टार्टअप्स बने मकसद टाइप, उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स थे जो कि शायद बायर मैकिन्जी में काम करके आए थे, किसी आईवी लीग में पढ़े थे, शायद कोई फैमिली सपोर्ट थी कि वो रिस्क ले सकते थे. और फिर उस वक्त एक इन्वेस्टर फोमो था, पाकिस्तान वाज राइजिंग, मनी केम इन, एंड देन यू हैड 200 स्टार्टअप्स दैट रेज मनी, एंड नाउ 70% of them lost it, and now what you have standing is founders who know what they're doing, who are growing their businesses. आप bookme.pk को देख लें, आप बाजार को देख लें, आप मकसद को देख लें, आप नया पे को देख लें, आप हबल को देख लें. they're phenomenal growth stories right now. उसी तरह एक एवोल्यूशन होता है कि बहुत लोग आते हैं, उनमें से कुछ अक्लमंद रह जाते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं. क्लाइमेट में मसला ये है कि हम पाकिस्तान के एक ऐसे मोड़ पे हैं कि मुफ्त का पैसा आने को तैयार नहीं है, और हमारी करेंसी इंस्टेबिलिटी और हमारी गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग बस बहुत वेरी हैं कि यार मैंने ESG के नाम पे, सोशल गवर्नेंस के नाम पे पैसा ज़रूर देना है, लेकिन मैं इनको ना दे दूं जो मेरे पैसे का मान भी रख लें, एज अपोज टू ये जो कि पता नहीं कल को मुझे क्या कहें. तो एक प्रॉब्लम ये है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका फाउंडर क्वालिटी क्या है. वहाँ पे आपके पास वापस्तानीस थे जो कहीं डेलॉयट पे काम कर रहा था, कहीं मैकिन्जी में काम कर रहा था, उसका एक मेटल था उस बच्चे या बच्ची का. यहाँ पे आपके पास इंजीनियर्स हैं या क्लाइमेट लवर्स हैं जिनकी एक्चुअल वो ग्रूमिंग या ट्रेनिंग नहीं हुई हुई. तो लॉट ऑफ द पीपल दैट आई कम टुवर्ड्स, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट. सम आर डूइंग समथिंग ऑन मोबिलिटी, ऑन एनर्जी, ऑन बायोचार, व्हाट नॉट. दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट रिस्पेक्ट. So there has to be a very strong grooming cycle that has to come up. So first problem पैसा हो गया, दूसरा प्रॉब्लम फाउंडर क्वालिटी हो गया, तीसरा प्रॉब्लम हो गया स्केल. जब एक वेंचर कैपिटल ने आना है तो उसने कहना है यार मुझे 10, 20, 30x चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम अगले साल में इस पैसे को डबल कर दोगे. तो क्लाइमेट में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपने बिजनेस को इको फ्रेंडली भी रखना है और आपने डॉलराइज रिटर्न भी देना है. लेकिन ये ज़रूर है कि वो शायद आपको ये ना कहे कि आप 20x कर दो जैसे वो टेक में कहता था, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि यार तूने मुझे 15-20% डॉलर में वापस करना है. इतना लिहाज वो करेगा ग्रीन होने की वजह से, लेकिन इतना नहीं करेगा कि आप कुछ भी कर लें. But having said that, I feel I've come across founders that are very talented and who can really make a change. And I think as an entity, Climate Finance Pakistan has identified
3-4 sectors that we feel we're really going to go in heavily in the investment side on. So the first thing is EV mobility. और मैं 4-wheelers की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2-wheelers की बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान में मोटर बाइक लैंडस्केप आप देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए देख लें, ऑयल बिल के लिए देख लें, आप स्मॉग के लिए देख लें, आप व्हीकल सोल्ड की तरफ से देख लें, आप सब कुछ देख लें. टू माई माइंड इज़ अ नो ब्रेनर. एज अ रैंडम एग्जाम्पल, अगर आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता टू प्रमोट, बट कुछ EV पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका मोटर बाइक जो कि फुली लिथियम आयन है, लेड एसिड नहीं, लेड एसिड वो कचरा है जो कि इस मार्केट को तबाह कर देगा. एंड आई वांट टू से कि प्लीज लेड एसिड बाइक कोई ना खरीदे. लिथियम आयन का बाइक जिसकी 300 किलोमीटर रेंज है, जिसमें GPS ट्रैकिंग है, जिसमें सेंसर है जो मोबाइल पे नोटिफाई करता है खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी बैटरी जो है वो लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, लाइफ टाइम, 10 ईयर नहीं, लाइफ टाइम वारंटी. उसकी कीमत वही है जो 1 to 5 की है, लेकिन ये पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता. सो मुझे लगता है मैं EV मोबिलिटी ऑन द 2-wheeler साइड आई थिंक इज बिग स्केल. इंडिया ने कैसे स्केल किया? उन्होंने कहा यार 0% इंटरेस्ट लो या 3% इंटरेस्ट लो, इस बाइक को बस फैला दो. जब स्केल आएगा, जैसे चाइनीज गाड़ी का आया, उसके बाद देखी जाएगी, खुद ही कंज्यूमर एक्सेप्टेंस हो जाएगी. अभी प्रॉब्लम क्या है? कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, क्योंकि लोग कहते हैं मैंने 1 to 5 लेना है, ये EV बाइक पता नहीं कितने और ही ना चला जाए. दूसरा इज द एनर्जी साइड. आई थिंक ऑन द विंड साइड solar adoption हमारी वैसे ही बहुत high है. On the biofuel side, I think there is great potential in this country, right? Because our supply chains are integrated already. We just have to invest in the right amount. But energy वाली investments high capex हैं. You need a Lucky Group or a Mancha or someone to come in and do all of those things. And thirdly, I think जो smart agri है, ऑब्वियसली ग्रीन पाकिस्तान के साथ वो एक केनाल इशू चल रहा है जो भी, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स कि हमने एग्री को ठीक करना है और हमें फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना. सो आई थिंक स्मार्ट एग्री इज में हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के पास. एंड यू नो सम स्टार्टअप्स हैव रियली चेंज्ड द इकोसिस्टम एंड रियली गॉन अब्रॉड विद दोज इकोसिस्टम्स इन साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. सो आई थिंक 3 sectors आई एम लुकिंग एट: E-wheelers, 2-wheeler mobility, energy, and smart agri. I think these 3 things are no-brainers. And the 4th is some tech products, like the tech product we've created, I think that can really scale. और lastly, जो policy side है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, या where are we lacking, और क्या करना चाहिए? I think पॉलिसी एक्शन में ना बहुत स्लो है. अभी आप देखें आर्टिकल 6 जो कार्बन मार्केट्स वाला है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके ऊपर बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये वो काम है जो आज से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था. अच्छी बात है वो कर रहे हैं, बट हम जनरली स्लो हैं. दूसरा मुझे लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फॉर प्राइवेट सेक्टर क्लाइमेट फाइनेंस टू कम टू द कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हमारा मसला ये एज अ कंट्री कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम उसका एक एक्सट्रीम मेजर लेते हैं कि उसके बाद जो मॉडरेट चीज़ होती है वो हम उसको नामुमकिन बना देते हैं. अब आप देखेंगे अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जाए ना, तो वो एक ज़माने में बसेस रैश ड्राइव करती थी, तब मोटरवे पुलिस ने रूल बना दिया है कि 100 बसेस इकट्ठी होंगी, फिर मोटरवे वाला पायलट करेगा. और हर बंदा जो बस में जाता है, आपने उसका ट्रैवल टाइम 45-50 मिनट्स बढ़ा दिया है. तो एक तो उस कंज्यूमर और उस बस ऑपरेटर का टाइम कितना ज़ाया हुआ और उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई कि 50 मिनट उस बस में AC चलता रहता है. और फिर वो इको फ्रेंडली भी नहीं है बात, राइट? सो आपने 3 एलिमेंट्स लिए. कुछ क्रैशेस को आप रोक नहीं सके, तो आपने कहा चलो जी सारे खड़े हो जो हम लाइन बना के चलेंगे. उसी तरह क्लाइमेट में भी ये मसला है कि एक ज़माने में एक NGOs ने मिसयूज ऑफ फंड्स किया था. उस वजह से आपने इस इकोसिस्टम को इतना टाइट कर दिया, लेयर ऑफ अप्रूवल्स को, जिसमें कुछ एजेंसीज भी हैं, कुछ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी हैं, कि एक WWF जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लाते हुए इतनी जान लग जाती है कि बंदा कहता है यार मुझे माफ़ी दे दो, मैं घर जा रहा हूँ. क्योंकि अगर कनेक्टेड लोग विद ऑल द prowess in the world can't do it, then normal individuals can't do it. So your barriers to entry are extremely high. So I think we need to fix how capital can flow into the country. 110%. और अगर अभी कोई whether it's a startup या जो बाहर के भी corporates हैं वो जो आके करना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि अभी भी कहाँ है जगह बहुत ज़्यादा काम करने की? लेट्स से किसी भी बंदे ने काम करना है क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? अच्छा, जो कोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो उन 3 सेक्टर्स में जो मैंने आपको बोला है, मोबिलिटी, रिन्यूएबल, टेक, स्मार्ट एग्री, 4 सेक्टर्स कर लें. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम स्क्रैच, नीदर ऑफ दीज sectors are going to be open for you. They require capital and they require a lot of networking. So what I say to people, अभी मैंने पिछले हफ्ते लामस में जब पढ़ा रहा था तो ये MBAs ने मुझसे ही पूछा ना जी, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं, हम क्या करें?
तो मेरा उसमें आंसर पहला तो ये होता है कि यार पाकिस्तान में हमारी वायरस है कि हम हर बंदे को जर्नलिस्ट बना देते हैं। तो पहले तो खुदा के वास्ते जर्नलिस्ट ना बनना। और अगर क्लाइमेट फाइनेंस में भी जाना है ना, तो क्लाइमेट फाइनेंस का एक एलिमेंट पकड़ लो। हो सकता है आपको कार्बन पसंद हो सकता है आपको कंसल्टिंग पसंद हो सकता है आपको टेक पसंद हो सकता है आपको वीसी लैंडस्केप पसंद हो, लेकिन जो भी करना है ना, एक चीज को पकड़ो, उसके अंदर घुस जाओ। एक नीश इज इम्पोर्टेंट, एक नीश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा है। और मैं भी इतने जर्नलिस्ट को इंटरव्यू करता हूँ, आई नेवर हायर देम। The other thing I will say to you is कि get some experience. Climate एक ऐसी technical space है, और climate like the dev sector is so cliquey that you need to have your network before you jump in. It's not going to be easy otherwise at all. Okay. So the network ka importance is very real in this space. And the third thing I say to people is कि ChatGPT भी है, YouTube भी है, बहुत आसान है देखना कि हमारे साथ के ममालिक में सक्सेसफुल क्या था, और उसको मैप करने की कोशिश करो, राइट? वो मत करो अपनी साइंस ना री इन्वेंट करो शुरू से, बहुत मुश्किल बात है। हमारी मार्केट लैंडस्केप भी बहुत सिमिलर है, इंडोनेशिया की, नेपाल की, इंडिया की। हमारे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स भी बहुत सिमिलर है, और हमारे वेदर पैटर्न्स वगैरह भी बहुत सिमिलर हैं। तो आपको जनरली जो इकोनॉमिक्स मिलेगी वो सिमिलर चीज़ों में मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कार्बन क्रेडिट्स पे मुझे लोग कहते हैं जी मैं तो कार्बन मार्केट प्लेस में जाना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार मैं तो नहीं जा सकता। तो अगर आप बिल्कुल एक स्टार्टअप है ना, तो आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एक 20-25 साल का अग्रीमेंट करना है, आपको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए, आपको हाइपोथेटिकली शायद एक लैंड मैच चाहिए अगर आप फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और टू माई माइंड पाकिस्तान में आपको स्टेट सपोर्ट थोड़ी सी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें इकट्ठी करना इतना मुश्किल है कि आप इस दलदल में क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैं हमेशा पाकिस्तान में लोगों को कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ घुसो जहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन ज़्यादा मत हो, ताकि आप अपना काम कर सको। इफ यू टैलेंटेड, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली गो समवेयर। सो दोस आर द 3-4 थिंग्स दैट आई विल से टू पीपल काइंड ऑफ गोइंग इनटू दिस नाउ। Miguel, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. I think it's what dummies for climate financing type की चीज हुई है, but it's lovely talking to you. No, thank you so much. kind. So thank kind. you so much.